इस भाषण में शिक्षा की चर्चा हुई, स्वास्थ्य की चर्चा हुई, जल जीवन मिशन की चर्चा हुई, और कल बजट आया तो आपकी कलई खुल गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? 2047 में कौन सत्ता में रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसा सब्जबाग दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%, स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%, यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया। आप कैसे करेंगे विकास? विकसित भारत का आपका सपना क्या है? जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। आपकी आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है? एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया आयुष्मान योजना के अंतर्गत। आपने जी राम जी योजना लागू की, उसमें आप कह रहे हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे, और बजट में जो निर्धारण कर रहे हैं वो 125 दिन रोजगार देने के हिसाब से आप बजट का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये घोषणा है। पिछले साल आपने कहा कि अप्रेंटिस योजना हम पूरे देश में ला रहे हैं नौजवानों के लिए। अप्रेंटिस योजना में जो पैसा आपने सरकार की ओर से निर्धारित किया उसमें 95% कटौती कर ली। तो आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। यह काम आपने किया। दूसरी बात, माघ मेला हुआ, बड़ी उसकी चर्चा हुई। आप हमेशा चर्चा करते हैं, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, माघ मेला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई, मान्यवर, बहुत ही दुखद घटना हुई। शंकराचार्य जी परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वहां से चले गए। और भी शर्मनाक बात यह है, आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं तो देश के अंदर नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक का अपना अपना एक भूतकाल होता है।
पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे, और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी। देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए, और जो ले जाते थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान करके पैसे हजम कर जाते थे। यही खेल चलता रहा। कांग्रेस और यूपीए के राज में, और आज जो इंडी अलायंस बनकर के बैठे हैं, उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब जरा, अभी आप नए हो, आपके बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें। एक देश के नेता ने कोई एक जानकारियां थी, उसने मुझे बताया, यहां इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी एक प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को, एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए थे। जहां भी देखो चर्चा चलती थी, एनपीए का क्या होगा, एनपीए का क्या होगा, कैसे बचेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने समझदारी से काम दिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय, बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। आदरणीय सभापति जी, और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ, बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी, उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली।
बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा, अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, सामान्य व्यक्ति को पैसे मिले। ऐसे ऐसे गरीब लोगों को लोन मिले जिनके लिए कभी बैंक के दरवाजे बंद थे, बेचारा दूर से देख करके उसे जाना पड़ता था।